अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और सेकंड लेक्चर है फार्माकोलॉजी की सीरीज़ का, ये मेरा सेकंड प्रो फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। उसमें मैंने दो बातें मेन बताई हैं, तीन बातें मेन बताई हैं। ड्रग, व्हाट इज़ ड्रग, ठीक है। इसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या फ़र्क है, मेनली मेजर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है उनमें। सो अब हम सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ ड्रग थेरेपी फर्स्ट चैप्टर है ये। और ये मैंने जो बुक ओपन की हुई है इस वक्त है लिपनकॉर्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी, इसका जो कवर है वो दिखा दिया था। फार्माकोकाइनेटिक्स डील क्या करता है मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग। जो बॉडी है वो क्या करती है ड्रग के साथ, ठीक है। तो ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको कुछ मेजर चीज़ें बताई थी। हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मेजरली क्या पढ़ेंगे, तो मेजरली हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सा पाथवे होगा, ब्लड स्ट्रीम है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या इंटरसेलुलर फ्लूइड है। मेटाबॉलिज्म कैसे मेटाबोलाइज होती है। मेटाबॉलिज्म के अंदर एक तो मैंने आपको प्रोड्रग्स का कॉन्सेप्ट बताया था, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, और एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अब आपको बताने कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ड्रग का ट्रांसफॉर्म होना किसी दूसरी फॉर्म में, और वो फॉर्म जो है वो यूजफुल वे में ट्रांसफॉर्म होगी। जिस तरह कोई भी ड्रग है वो नहीं मेटाबोलाइज हुई, और जब वो मेटाबोलाइज हो जाएगी लिवर के अंदर तो वो अपना असली थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। एलिमिनेशन, यूरिन, बाइल, फीसिस, तीन तरह से एलिमिनेट हो सकती है, बाइल सिक्रीशन से, यूरिन से और फीकल मैटर से। तो इन पैरामीटर्स को पढ़ने के बाद हम फार्माकोकाइनेटिक को अच्छे से जान लेंगे, ताकि हम अच्छे से अपने ड्रग को ऑप्टिमली डिज़ाइन कर सकें और उनका ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता लग सके। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोकाइनेटिक्स की बेस है, ठीक है। हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे क्यों आज के लेक्चर में वो बताऊंगा, मैं उसकी वजह बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग एट अ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से ड्रग एडमिनिस्टर्ड हुई है तो आगे उसने जाना क्या है बॉडी में, या तो वो सीधा अगर आईवी रूट है, आईवी रूट है तो सीधा ड्रग इन प्लाज्मा मींस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पीओ रूट है, पीओ रूट जो है ना पेरेंटल ऑरल रूट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो सॉरी, ये पेरेंटल ऑरल मिक्स ना करेगा, ये मैंने यही बताना था कि पीओ मींस ये नहीं है पेरेंटल ऑरल है, ये पीओ एक टर्म है। इसको ये आपकी असाइनमेंट है छोटी सी, ये इसको आप नेट पे सर्च करके व्हाट इज मीन बाय पीओ ड्रग ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पीओ यहाँ पर पेरेंटल ऑरल नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखेगा। पीओ यहाँ पर वो रूट होते हैं जो पेरेंटल के अलावा हो, ठीक है। तो पेरेंटल के अलावा जहाँ आईवी में तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, क्यों? यहाँ पर पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर यहाँ पर मेटाबोलाइज होगी, और फिर एंड में मेटाबोलाइज होने के बाद अपना इफेक्ट शो करने के बाद एलिमिनेट होगी। मेटाबोलाइज कैसे हो सकती है, सॉरी एलिमिनेट कैसे हो सकती है? यूरिन, बाइल, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, स्लाइवा, स्वेट एंड फीसेस। इतनी ज़्यादा चीज़ें ये एमसीक्यूज है, खाली फीकल मैटर और यूरिनेशन नहीं। यहाँ पर हमारे लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सारी जो जितनी भी सिक्रीशन है उनकी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक है, ठीक है। ये बुक मैंने आपको दिखा दी कौन सी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो दो रूट्स हैं मेजर मेनली, जिनके थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। हम सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम क्या चीज़ देखेंगे, हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी क्यों करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स को अच्छे से जानने के लिए क्यों। जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पता लगाएंगे तो हमें इससे पता लगेगा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कितनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नजर नहीं आ रहा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग यहाँ पर मेजर फैक्टर है। तो इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिस रूट से दी जा रही है उधर एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है। आइदर वो ड्रग ऑरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो फिर मतलब कि हम आईवी देंगे, रेक्टली देंगे, सबलिंगल देंगे, तो एब्जॉर्प्शन रेट पे डिटरमाइन होता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कैसा होना चाहिए। तो एंट्रल एंड पेरेंटल रूट, दो रूट्स हैं। एंट्रल जो रूट्स होते हैं उसके अंदर, यहाँ पर तो मैंने खाली ऑरल रूट को मेंशन किया होगा, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया था तो एंट्रल रूट के अंदर ऑरल रूट नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर ऑरल, यहाँ पर रेक्टल, और यहाँ पर मतलब कि वो रूट आता है जो आपके या तो जीआईटी का हिस्सा बनता है या तो माउथ का हिस्सा बनता है, ठीक है। तो जीआईटी का हिस्सा आपका रेक्टल रूट भी बन सकता है, और इसके अलावा ऑरल रूट आपका सिंपली, तो वो तो जाहिर सी बात है जीआईटी का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग बाय माउथ और रेक्टली, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशंस देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंट्रल रूट वर्सेस पेरेंटल रूट, ठीक है।
अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन पॉइंट देखें तो ये सेफेस्ट रूट है, कॉमन है, जाहिर है आपको हर जगह हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है टैबलेट्स या सीरप्स, ठीक है, ज़्यादा वो इंजेक्शन वगैरह पे नहीं जाते जब तक क्रिटिकल सिचुएशन ना हो। तो सेफेस्ट एंड कॉमन रूट है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, सही बात है। पैनाडोल आप लेते रहते हैं हर, मतलब कि आम है आजकल तो। फॉर सस्टेन्ड एक्शन, लो बायो अवेलेबिलिटी, इन दो पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ, पहले मैं यहाँ आता हूँ। पेरेंटल रूट जो होता है उसके अंदर बहुत से रूट इंक्लूड होते हैं, और वो सारे रूट वो होते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और वो एंट्रल या एंट्रली हिस्सा नहीं होते, वो जीआईटी का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इनटू अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ पर डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दी जाती है, जिस तरह आईवी, आईएम, आईसी, ठीक है। यहाँ से इसमें भी जो है आईवी है ना, वो फुली ओरिजिनली पेरेंटल रूट कहलाता है, उसमें बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। ये उन ड्रग्स के लिए होता है जो पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन जीआईटी होती हैं, ठीक है। मैंने बता दिया ना, एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमाइन करता है कि कौन सा होना चाहिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेपरिन इज अ ड्रग विच इज पुअरली एब्जॉर्ब इन जीआईटी, आप इस तरह लिखेंगे, सो पेरेंटल रूट इज रिक्वायर्ड या आईवी रूट इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन ड्रग, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट भी बता दिया। अब फॉर सस्टेन्ड एक्शन, यहाँ पर ड्रग्स की सस्टेन्ड रिलीज एक्शन के लिए भी हम जो है वो जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो हम ऑरली और रेक्टली देते हैं। क्यों? ताकि उनका जो रिलीज़ है वो थोड़ी देर बाद नजर आए, ये नहीं कि फ़ौरन नज़र आ जाए, थोड़ी देर बाद नजर आए। और ये ज़्यादातर जो होती हैं वो जो क्रिटिकल कंडीशंस नहीं होती, जो माइल्ड चीज़ें होती हैं, जो जिस तरह देखें आपने देखा होगा हेडेक हुआ, ठीक है, इसके बाद स्टमक पेन हुई, तो फ़ौरन ये हम मेडिसिन ले लेते हैं, टैबलेट, सस्पेंशन, सिरप्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए नहीं यूज़ करते। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें जल्दी से रैपिड ऑनसेट जिसका चाहिए होता है, जिस ड्रग का, उसको हम पेरेंटल रूट से देते हैं ताकि उसका एक्शन फ़ौरन शो हो। जिस तरह अगर एनेस्थीसिया लगाना हो तो उसका हमें फ़ौरन एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए होता है। यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि द अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ अवेलेबल इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि कहने का मकसद यही है, वो अमाउंट, वो कंसंट्रेशन जो प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो और वो मौजूद भी हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो उस अमाउंट को हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे कि कितनी परसेंट अवेलेबल है। यहाँ पर एंटरल रूट में हमेशा लो बायो अवेलेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में 90 to 100% होती है, ये बात आपने याद रखनी है, और आईवी में तो 100 ही होती है। अगर हम आगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें कि आईवी के अंदर भी कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाना ड्रग का, और भी काफ़ी ज़्यादा, तो वो 90% हम कह देते हैं कि 90% अवेलेबिलिटी है। आइडियली हम 100% कहते हैं। तो एंटरल रूट और पेरेंटल रूट भी आगे सब डिवाइड हुए हैं, उनकी सब डिवीजन्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। सो अगर अब मैं एंट्रल रूट की बात करूं तो एंट्रल रूट में आगे दो डिवीजन्स हैं जिनको हम ऑरल और सबलिंगुअल कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बतानी कि, और पहले भी जिस तरह बताया था, ऑरल, सबलिंगुअल और रेक्टल भी इसके अंदर ही आते हैं, एंट्रल के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में उसको अलग लिखा होता है, कुछ बुक्स में इसके साथ लिखा होता है, तो बेहतर ये आप अलग भी लिख सकते हैं, साथ भी लिख सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली आप जिस बुक को फॉलो करें उसके हिसाब से। अभी तो मैंने अलग लिखा है ताकि अच्छी डिफ्रेंसिएशन हो जाए, तो इस वजह से ऑरल रूट सबको पता है, ठीक है। हम मेडिसिन को ऑरली देते हैं, ठीक है, और ऑरली देने का मकसद ये होता है कि वो जीआईटी का हिस्सा बन जाए। तो अंडरस्टूड बात है, जो भी डिजीजेस जीआईटी से रिलेटेड होंगी तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि हम ऑरली उनको दें मेडिसिन को। ऑरल के अंदर एक होती है एंटेरिक कोटेड और एक होती है एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग, ठीक है। एंटेरिक कोटेड जो ड्रग्स होती हैं वो ऑरली होती हैं, और उनको उनके ऊपर एक एंटेरिक कोट होता है। वो कोट का मकसद ये है कि वो स्टमक के HCl, स्टमक की एसिडिक मीडियम में वो सर्वाइव कर ले ड्रग। उसका जो कोट है वो जब बेसिक मीडियम आए, जब इंटेस्टाइनल मीडियम आए, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट मैक्सिमम हो, तो वहाँ जाकर वो कोट डिजॉल्व हो जाए, और उस डाइजोलेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो जाए और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। तो मकसद ये टू बाईपास स्टमक HCl, ठीक है। तो ये मकसद है, ठीक है। अब एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स को ना लेयर फॉर्म में, हम फार्मास्यूटिक डोजेज फॉर्म में ही पढ़ेंगे कि लेयर बनाकर ड्रग को फॉर्मुलेट किया होता है ताकि एक लेयर डिजॉल्व हो, फिर अगली लेयर थोड़ी देर बाद हो। जिस तरह पैनाडोल एक्सटेंड इसकी एग्जांपल है। तो दो मेडिसिन लेने से बेहतर है एक एक्सटेंड ले लें, ज़्यादा अगर हेडेक है तो वो 8 घंटे, फिर 8 घंटे, तो वो कम्बिनेशन हो जाएगा दो मेडिसिन का। तो ये एक टेक्नोलॉजी है फार्मास्यूटिक डोजेज फॉर्म में। तो सबलिंगुअल बकल की बात करें तो ये एक रीजन होता है ओरल कैविटी के अंदर, सबलिंगुअल और बकल। तो उसके अंदर जो ड्रग्स ली जाती हैं उनको हम सबलिंगुअल और बकल
ड्रग्स कहते हैं, और ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि यहाँ से दी जाए। इसके बारे में ये जो जितने भी रूट्स हैं इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ये सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। अगर हम पेरेंटल की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आईवी। यहाँ मैंने एंगल लिखा हुआ है, किस एंगल पे जो है हम सिरिंज है वो किस एंगल पे रखकर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल के अंदर, ठीक है। आईवी जो है वो 15 to 30 डिग्री तक एंगल रखते हैं इंजेक्शन का। आईएम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकटेनियस रूट, सबकटेनियस लेयर है स्किन की, ठीक है। सबकटेनियस के अंदर ही एक सब डिवीजन है, इसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। तो ये एंगल्स लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदर्स की बात करें, ए बी सी, एक सी रूट है अदर्स जिसमें बाकी सारे रूट्स आते हैं। ऑरल नेजल इनहेलेशन, इनहेलर्स जितने भी होते हैं वो अदर रूट में आते हैं। इंट्राथीकल या इंट्रा वेंट्रिकुलर रूट, ये रूट जो होता है ये जिस तरह मेनिंजेस होती है ना, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, उनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह लंबर पंचर आपने सुना होगा नाम, तो वो वर्टेब्रल कॉलम में लगता है, वो भी एक तरह से इंट्राथीकल है। टॉपिकल जो बिल्कुल स्किन की सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है, जिस तरह क्रीम और ऑइंटमेंट की एग्जांपल है जो जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है इस रूट से। ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं, और रेक्टल मैंने आपको जिस तरह बता दिया जीआईटी का, लोअर जीआईटी का अगर हिस्सा बनाना है, कॉन्स्टिपेशन और जो ओल्ड एज या छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेक्टल मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो ये था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू। सो मैंने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आपको थोड़ा सा बता दिया। आप लिपिन कोर्स से उसकी जो एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा फार्माकोलॉजी में जहाँ जहाँ मैं बुक रीड कर रहा हूँ वहाँ जो मेडिसिन के नाम है तो उनके बारे में भी आपको कुछ बताता रहूँ। तो सबसे पहले ओमेप्राजोल मैंने देखा था नाम, ठीक है। ओमेप्राजोल फूड पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और एक्सेस फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, एक्सेस HCl सिक्रीट होता है फ्रॉम पाइटल सेल ऑफ स्टमक, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ओमेप्राजोल यूज करते हैं। ओमेप्राजोल है क्या? इट इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर अगर आपने लिए हो तो HCl की सिक्रीशन में मैकेनिज्म जो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ये बात लाजमी मैंने वहां पर भी बताई थी। लिमिटिंग फैक्टर या रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अगर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया जाए तो HCl क्लोराइड वहां से बन रहा हो, लेकिन जब H ही ना प्रोड्यूस हो रहा हो तो HCl बनेगा ही नहीं, और यहाँ से HCl की सिक्रीशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी और फूड पॉइजनिंग रिकवर होती रहेगी। एंटेरिक कोटेड होती है ये ड्रग यूजली। एस्प्रिन यहाँ पर मेजरली यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, डिस्प्रिन के नाम से। एस्प्रिन इसका जो नाम है वो है एसिटल सिलिसाइलिक एसिड। एसिटल सिलिसाइलिक एसिड जो है वो निसेड से, इसको निसेड कहते हैं, वैसे जो है इसकी पूरी जो प्रोनाउंसिएशन है NSAID, नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। ये स्टीरॉइड्स नहीं होती और ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। ये एंटेरिक कोटेड होती है, ये भी ये पेन रिलीवर होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है एंड एंटी पायरेटिक होती है। 3 फंक्शन है एस्पिरिन के, और यूजली NSAID के जो होते हैं ज़्यादातर NSAID जो ड्रग्स होती हैं उनकी ये 3 तो लाजमी फंक्शंस होते हैं। इन्फ्लामेशन को रोकती है, पेन रिलीव करती है, और एंटी पायरेटिक ये नई टर्म है। एंटी फीवर, पायरेक्सिया जो होते हैं वो फीवर से रिलेटेड होती है, तो एंटी पायरेटिक ड्रग फीवर को रिड्यूस करने वाली। मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग पेन किलर है फ्रॉम ओपियम प्लांट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, इसको हमेशा लिमिटेड डोज में रहकर देते हैं, इसलिए इसको एक्सटेंड रिलीज कैटेगरी में रखा हुआ है। हेपरिन मैंने आपको बता दिया था कि ये पुअरली एब्जॉर्ब बाय GIT, तो इसको हम एंटीकोगुलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉट, एक इंसान है उसमें ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो उसको हम एंटीकोगुलेंट देते हैं ताकि हार्ट और जितना भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो क्लियर हो जाए। तो क्या करता है, मैकेनिज्म क्या है, एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को, ठीक है। और एंटीथ्रोम्बिन 3 को ये स्टिमुलेट कर देता है, मतलब कि अगर स्टिमुलेट हो जाए एंटीथ्रोम्बिन 3 तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो कोगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। ये पेरेंटली दी जाती है IV के थ्रू। तो ये मैंने थोड़ी सी डायग्रामेटिकली आपको बताया हुआ है कि यहाँ से ड्रग आई तो ये हमारी हो गई ऑरली, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई। अगर यहाँ से ड्रग आई तो ये हो गई रेक्टली, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर कोई, अगर यहाँ से ड्रग आई तो यहाँ पर होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये, और यहाँ पर होती है कैपिलरीज, ठीक है, अंदर एल्वुलाई के अंदर होती है कैपिलरीज, स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। और ये है टॉपिकल सबसे ऊपर, फिर इंट्राडर्मल आती है, फिर सबकुटेनियस, फिर इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर सबसे लोअर लेयर होती है, इस वजह से उसको 90 के एंगल पे लगाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और ये IV इंट्रावेनस। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब मैं आपको बुक की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये है मेरे पास बुक, ठीक है। यहाँ पर मैंने शो भी, यहाँ पर बुक वालों ने शो भी किया हुआ है। यहाँ पर कुछ नए नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑक्यूलर कहते हैं थ्रू जो हमारे ऑप्टिक रूट होते हैं ना उसके थ्रू, मतलब कि जिस तरह आई ड्रॉप्स। ओटिक कहते हैं ईयर ड्रॉप्स, ईयर वाले
जो हमारा पाथ होता है उससे। नेज़ल का तो बताया, इनहेलेशन का भी मैंने बता दिया। ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एपिड्यूरल ये इंट्राथीकल में ही आता है, ठीक है। और टॉपिकल और रेक्टल विजाइनल, ठीक है। ये सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये यहाँ पर शो हुए हैं बुक में। और ये मैंने इधर से टॉपिक लिया है, ये देखिए सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एंगल्स के बारे में थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर एंगल्स शो नहीं किए हुए जो मैंने आपको बताया। बस लेयर्स शो किए हुए हैं, ये आपने देख लेना कि लेयर्स कौन सी डीप में, कौन सी मिडल में और कौन सी सबसे सुपरफिशियल है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गई हो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ से आपने चुपचाप करके ये कौन सी सॉरी लिपन कॉट है, यहाँ से लेकर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ तक आपने लिख लेना है, ठीक है। अगर शो हो रहा होगा तो यहाँ तक आपने लिख लेना है। पेज नंबर ये है 4 पेज नंबर है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स से आज का टॉपिक जो था, और ये एक टेबल है, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। अगर बुक नहीं है तो PDF फॉर्म में आप रख लें। और आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गई होगी। ये दूसरा लेक्चर था मेरा सीरीज फार्माकोलॉजी का, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मैंने आपको लाजमी पढ़ाना है, वो लाजमी है। डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और ये एलिमिनेशन ये मैं आपको बाद में पढ़ा लूँगा। एब्जॉर्प्शन के फ़ौरन बाद हम चलेंगे फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने मिस किए हैं, वो मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा। जैसे फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है, लिवर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो वो आपने ज़रूर पूछनी कमेंट में। जज़ाकल्लाह।